सबसे पहले बात करेंगे जनाब तारिक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और बैरूत से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमें एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आप दोनों को खुशामदीद। पहले तारिक साहब की तरफ जाऊँगी। तारिक साहब बताइएगा एग्जैक्टली इस वक्त क्या सिचुएशन है गाज़ा में, और जो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, आपके ख्याल से किसका दावा हकीकत से करीब तर है? देखें जी, रात को जो हमला किया था इसराइल ने, वो अभी तक इस 21 रोज़ा जंग में सबसे बड़ा हमला था, जिसमें इसराइल की बहरी, बर्री और फजाइया तीनों अफवाज शामिल थी। इसराइल का बुनियादी तौर पे जो नज़र आया है, जो इस सारे सिचुएशन में जो देखने को मिला है, वो ये था कि एक इलाका है जो गजा की पट्टी में बहुत कम चौड़ाई रखता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो इसराइल की कोशिश ये थी, इसने 4 मुख्तलिफ फ्रंट खोले थे और गजा में दाखिल होने की कोशिश की थी। इनकी ज़मीनी अफवाज ने, इनकी फ़ज़ाइया भी बमबारी कर रही थी और इनकी नेवी भी शेलिंग कर रही थी। उसके साथ इसने दाखिल होने की कोशिश की थी और इस कोशिश के दौरान इन्होंने दर्रा पर कब्जा करने की कोशिश की थी, ताकि जनूबी और शुमाली के दोनों गजा की पट्टियों को दरमियान से काट दिया जाए, ताकि वो लोग एक दूसरे की मदद करने के भी काबिल ना रह सकें। लेकिन जो उनकी मुजाहिमती तहरीकें हैं, जिहाद-ए इस्लामी और अल-कस्साम ब्रिगेड, उनकी तरफ से सख्त मुजाहिमत की गई और इसका नतीजा ये सामने आया, जो सुबह तक चीज़ें सामने आई हैं, जो राब्ते थे उनके जरिए जो पता चला कि पहले इसराइली फौज गजा का जो बॉर्डर लाइन है उससे 7 किलोमीटर दूर खड़ी होती थी और अब वो 17 किलोमीटर पीछे चली गई है। अच्छा। तो ये हमला बहुत बुरी तरीके से पसपा हुआ है और इसमें जो है वो इसराइल को खपत उठाना पड़ी है। लेकिन एक मामला देखें ये भी है कि वो सारा मामला जो ज़मीनी तौर पे इसराइल का कब्जा करने की एक कोशिश है, ये ऐन उस वक्त हुआ है जब अक़वाम मुत्तहिदा में सीज़ फायर की जो करारदाद थी वो मंजूर हो चुकी थी। तो लग ऐसा रहा था कि शायद अब हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इसराइल ने ये इस 21 रोज़ा जंग का जो सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले के साथ उसने अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद की भी धज्जियां उड़ा दी कि वो उसे खातिर में नहीं लाया। और एक पैगाम दे दिया कि भाई हम कोई करारदाद खातिर में ला। लेकिन तारिक ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से ग़िज़ा की फ़राहमी, अद्वियात की फ़राहमी, और फिर जो पानी भी बंद है, इंटरनेट भी बंद है, तो ये सारी चीज़ों के हवाले से अब कुछ सिचुएशन में बेहतरी आई है या अभी तक बिल्कुल कंप्लीट मुहासरा है? देखिए, जो हमारे दो सहाफ़ी हैं जो बॉर्डर के उस तरफ हैं, राब्ता है उनसे, वो बता रहे हैं कि किसी तरह की कोई इमदाद नहीं पहुंच रही। एक रिफाक जो बॉर्डर था उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे मुकम्मल तौर पे इसराइल ने जंग शुरू होने के, ये लड़ाई शुरू होने की 7 अक्टूबर के बाद जो है 2-3 रोज बाद ही बम्बार्डमेंट करके उसे डैमेज कर दिया था बुरी तरीके से। अब भी वहाँ से जो ट्रक भेजे जाते हैं उनमें सामान देखभाल के भेजा जाता है और बिल्कुल इस तरह लगता है कि प्लान तरीके से जो है वो ट्रकों को इजाज़त दी जा रही है कि वो सिर्फ खेमे ले जा सकते हैं, पानी नहीं ले जा सकते, ग़िज़ा पूरी नहीं ले जा सकते। फिर उनकी तादाद ये कि जी 10 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर गजा के अंदर जो है वो अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये कि 40% तबाह हो चुका है, जबकि बाकी जो माइनर डैमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं और इसराइल का जो अगला टारगेट, जो इसने अभी एक वीडियो जारी की है जिसमें शिफा हॉस्पिटल को दिखाया, जो इसराइल जो गजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे ज़्यादा तादाद जख्मियों की इसी हॉस्पिटल में है। इस हॉस्पिटल के हवाले से इसराइल का दावा ये है कि इसकी बेसमेंट में और इसके नीचे जो है वो अल-कस्साम ब्रिगेड की जो क़यादत है वो यहाँ रूपोश है, इसलिए वो इसे किसी भी वक्त अपना हदफ बना सकते हैं। तारिक, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब को भी इस वक्त साथ शामिल करती हूँ। बताइएगा एहसानुल्लाह, जो इस वक्त आप सारी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके नज़दीक क्या आगे चंद दिनों में होने जा रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बाद क्या हुआ वो हमने देख लिया। ये भी अब खबर आ रही है, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट है कि जी अमेरिका ने भी इवन इसराइल में खुफिया अड्डे अपने बना लिए हैं। तो ये जंग आपको मजीद फैलती हुई नजर आ रही है या फिर सिमटेगी आगे कुछ दिनों में? नहीं, बिल्कुल इसराइल को सिर्फ यानी अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी तरफ से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिटरीली जो असिस्टेंस वो तो मिल रही है और वो बहुत ऑब्वियस तरीके से मिल रही है। बल्कि अमेरिका ने, ब्रिटिश ने तो अपने जो नेवल फ्लीट है वो भी डिस्पैच कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे यानी वो चीज़ तो ऑब्वियस थी, वो तो यानी हम समझ रहे थे कि वहाँ से उनको ज़रूर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इसराइल जो भी कर रहा है इस खिते में
तो वो किसी की शेप पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है यानी उनका जो रिस्पॉन्स है वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग किस्म का है। यानी OIC कहाँ है, अरब लीग कहाँ है, फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो कहाँ है, तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, तो वो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। हम अक्सर देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में कोई स्टोरी आ जाती है, उसमें क्या किसी यानी अमेरिकन ऑफिशियल को कोट किया जाता है कि जो सऊदी का क्राउन प्रिंस है उसने अपने कंसर्न्स जो है वो कन्वे कर दिए हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स को, या फिर हमें टर्की की तरफ से कुछ इस तरह के वो चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आके पूरी वेस्टर्न दुनिया इसराइल को सपोर्ट दे रही है और बाकायदा यानी हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो विजिट कर रहे हैं इसराइल के और वहां पे सॉलिडेरिटी वो शो कर रहे हैं, वो चीज हमने मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से नहीं देखी अभी भी। यानी यहाँ पे इस्लामाबाद अभी हम देखते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से या तो उनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट है या ईरान कुछ बात कर रहा है, लेकिन ईरान भी उस तरह से यानी एक जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट तो शायद ईरान की तरफ से भी इवन नहीं है। एग्जैक्टली ईरान की तरफ से भी नहीं हो सकता। आज यानी अर्दवान ने बहुत बड़ी रैली एक इस्तांबुल में उन्होंने उनका वो किया, इन्हें निकात किया, तो उसमें भी उन्होंने कुछ इशारतन ऐसी बात की है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में एक इमोशनल आउटबर्स्ट था। वो जो चीज़ें कि ग्राउंड पे क्या होना चाहिए, और अब खासकर अभी जो वो एक माहौल बना है तो वहाँ पे कम से कम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से वो चीज़ें होनी चाहिए, और इसका पता है फायदा हो रहा है। एहसान साहब, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में भी जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें, और उसके मुकाबले में आपने अभी जिक्र किया कि तुर्की में आज जो निकाली गई रैली उसमें वैसे तो लाखों लोग यकजहती के लिए शरीक हुए, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या सिर्फ यकजहती के नारों से हम फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं? क्या हमें अमलन कुछ नहीं करना पड़ेगा या करना चाहिए? एग्जैक्टली याकूब साहब, यही बात है कि यहाँ पे आप रैली उसमें अगर लाखों लोग भी आए, लेकिन इस वक्त जो गजा में फ़लस्तीनियों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इससे आगे की चीज़ें हैं। और इससे एक और ख़तरा जो मुस्लिम वर्ल्ड में यानी हम काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यानी जो ग्लोबल हो या इस रीजन में हो, कि वो फिर इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपनी रिक्रूटमेंट के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। और उसमें एक चीज़ हम एक ट्रेंड देख रहे हैं उनकी तरफ से, जितना भी प्रोपेगेंडा आ रहा है, चाहे वो अलकायदा की तरफ से हो, TTP की तरफ से हो, जमातुल अहरार या दाइश खुरासान की तरफ से, कि वो यानी इजराइल और US से ज्यादा वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के सरबराहानी मुमलिकत हैं उनको वो टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग जो असल हैं ये आपके हुक्मरान हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनको एक यूनिफाइड अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये यानी ये नहीं कि वर्ल्ड का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे आपसे ये भी जानना है कि तनकीद तो हमास पे भी हो रही है कि उन्होंने एक बड़ा अटैक जो शुरू में किया, जिसके बाद ये एकदम से इसराइल तो खैर पहले भी कोई बात तो अच्छा बच्चा या वो इतना पीसफुल तो था नहीं, लेकिन वो उन्होंने जो उनको एक जिसको कहते हैं ना एक खुला मैदान उन्होंने मिल गया, एक तरह से इजाज़त मिल गई कि उन्होंने जैसे चाहे फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला किया। तो आपके ख्याल से हमास ने मिसकैलकुलेट किया और इस बात की तरफ नहीं सोचा कि उसका रिएक्शन क्या होगा? इस पर तनकीद बहुत हो रही है। नहीं, वो बिल्कुल तनकीद आपकी ये भी एक कंफ्यूजन है, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। यानी अरब लीग जिस तरह इस जो फोरम्स हैं और उसमें फिर OIC भी आ जाता है कि कौन यहाँ पे सही है कौन गलत है, किसको कंडेम करना चाहिए किसी को नहीं करना चाहिए। तो यानी हर जो अब आज जो UN में हमारे जो वहाँ पे मंदूब है उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई, तो वहाँ पे भी उन्होंने यानी एक तरह से कुल के हमास की हिमायत की और उन्होंने इसराइल को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। ये चीजें कंफ्यूजन जो है मेरे ख्याल में ये मुस्लिम जो दुनिया है इसको अपने फोरम से सॉर्ट आउट करें। इमरान साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं सिर्फ आखिरी एक बात तारिक हबीब साहब से जानूं, चंद सेकंड है। तारिक साहब, ये फरमाइएगा कि हमास या ये सारी जो इंटरनेशनली चीज़ें हो रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन अभी भी इस बात पर भी लोग बात कर रहे हैं कि बॉर्डर्स नहीं खोले जा रहे। अगर यहाँ से कुछ लोग इनखला भी करना चाहें जान बचाने के लिए तो वो भी फिलहाल सूरत हाल नहीं है, तो इसको आप सेकंड कर रहे हैं? ऐसी भी सिचुएशन है? जी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, वहाँ से जो लोग आना चाह रहे हैं उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इस हवाले से जो है वो बिल्कुल ये साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे मुस्लिम ममालिक अपनी स्ट्रेटेजी देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। जो बॉर्डर मिस्र की तरफ से था वहाँ मिस्र की हुकूमत किसी तरह की कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रही। वो ये पहला मौका नहीं है, बल्कि ये तो अब यहाँ पर लबनान में और सीरिया में और इजिप्ट में ये बातें लग गई हैं कि इजिप्ट गवर्नमेंट जो है वो दरपर्दा शायद इसराइल की हिमायत कर रही है और वो मुहाजिरीन को ना आने की इजाज़त देकर और इमदादी काफिलों को रोककर वो दरअसल इसराइल का साथ दे रही है।